हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वाले योगी में। आज हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स जो टर्म गिवन बाय वैटसन, पहली बात। ठीक है, इसमें जो स्टडी करते हैं वो किसकी करते हैं, वो लिख लेते हैं हम। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की, मैकेनिज्म यानी प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, एंड वेरिएशन। ओके, जो माता पिताओं से जो करेक्टर से जाते हैं वो आपका हेरिडिटी, और जो करेक्टर में वेरिएशंस आती हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा सा हेरिडिटी भी लिख ले रहे हैं। क्या चीज़ है हेरिडिटी? है क्या वास्तव में? ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स या करेक्टर्स इनटू ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं आप, नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ओके, ये है आपकी। तो पेरेंटल जो करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है हेरिडिटी, तो ये जो है इसके जो करेक्टर के दो बेसिस हैं। क्या है? देखिए, यदि हम फिजिकल बेसिस लेते हैं, फिजिकल बेसिस उसे हम कहते हैं आपको जीन। ओके, यदि केमिकल के नेचर की बात करें, केमिकल बेसिस की बात करें तो हम कहेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, डीएनए जो है केमिकल है जिसके द्वारा करेक्टर्स जाते हैं। यदि हम फिजिकल की बात करें तो जीन जो है आपका करेक्टर ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वेरिएशन। वेरिएशंस क्या है? विभिन्नताएं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पेरेंट्स की यदि संतानें अधिक हैं, सब में वेरिएशंस अलग अलग आती हैं, जबकि पेरेंट्स एक होते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएशन में विभिन्नताएं, जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं ये आपकी दो सिस्टर हैं, ठीक है, या दो ब्रदर अलग अलग हैं एक ही पेरेंट्स के। ठीक है, तो वेरिएशन जो होती हैं उसके देखें दो प्रकार की मिलेंगे आपको, सोमेटिक और जर्मिनल। सोमेटिक वेरिएशन जो है वो आपकी बॉडी की हैं, ठीक है। जर्मिनल वो हैं जो गैमेट्स के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर ले जाती है। ठीक है, तो जर्मिनल में होने वाले जो वेरिएशंस होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। सोमेटिक सेल्स के करेक्टर जो है बॉडी के डेथ होने के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर फादर्स की। कुछ फादर्स हैं जो कंपटीशन में आते हैं, उनके हम बात लिख देते हैं। देखिए, पहला है जे मेंडल, सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, दूसरे हैं हमारे वैटसन। वैटसन का नाम ये कहलाएंगे मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। और क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। ओके, इसके बाद आते हैं मॉर्गन। मॉर्गन जो कहलाते हैं एक्सपेरिमेंटल, ओके, जेनेटिक्स। ओके, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के। ठीक है, इसके बाद आते हैं ए गेरेड, ये कहलाएंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स। और क्या कहलाएंगे, फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स, फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स। और बात कर लेते हैं पॉल वर्ग। पॉल आपका जो वर्ग है, फादर यहाँ तक हो गया। पॉल वर्ग जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पॉइंट हमारे फादर के हुए, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट
केवल हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम किस थ्योरी की बात कर लेते हैं। देखिए एक है आपकी, इसे कहते हैं प्री मेंडेलियन थ्योरी। हम मेंडल की बात करेंगे, उससे पहले ही जो थ्योरी थी, ठीक है ना, उनकी बात कर ले रहे हैं। कौन कौन सी थ्योरी थी? देखिए पहली एक थी, पहली वेपर थ्योरी। वेपर थ्योरी गिवन बाय किसके द्वारा दी गई थी? वाई आपके थे साइंटिस्ट पाइथागोरस, ठीक है। इसके बाद दी थी एक आई थी फ्लूइड थ्योरी, जो दी गई थी आपकी एम्पेडोक्लस की द्वारा, ठीक है। इसके बाद 3 आती है आपकी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। ये दी गई थी मेलपी की द्वारा, मेलपिग ही द्वारा दी गई थी, ठीक है। मेलपिग ने एक शब्द दिया था, टर्म दिया था, क्या दिया था टर्म? ह्यूमन कुलस, या इसे मैनकिन भी कह देते हैं, ठीक है। टर्म दिया था ह्यूमन कुलस मैनकिन। ये क्या था? ये बताया था कि ये जो होता है कि ओवरी जो होती है, ओवम जो होता है, ओवम के अंदर एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। आपकी वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ये इन्होंने माना था ओवरी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड और दिया था आपके ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, यहीं लिख दे रहा हूं मैं। एक वर्ड और दिया था ल्यूवेनहॉक ने एक वर्ड और दिया था, टर्म दिया था एनिमलकुलस। ये कहा था कि स्पर्म के अंदर, किसके अंदर? स्पर्म के अंदर, इन स्पर्म के अंदर एक ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो एक्टिवेट ओवम में जाकर के ग्रो करती है, ठीक है ना। तो ये स्पर्म में बात करी थी इन्होंने, और मेल पिग ने किस में बात करी थी? आपकी ओवरी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? ओवरी, ये ओवरी के अंदर बात की थी, ठीक है। इसके बाद तीसरी और 3 ले लेते हैं हम। पार्टिकुलेट थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट थे मॉपर-ट्यूइस द्वारा दी गई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो माइक्रो पार्टिकल्स क्या करते हैं? एकत्र होकर के एक नई जनरेशन का निर्माण करते हैं, यानी एक इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। इसलिए उन्होंने पार्टिकुलेट थ्योरी, ठीक है। इसके बाद आती है एक और थ्योरी आपकी इनकैशमेंट थ्योरी। ये दी गई थी चार्ल्स वॉर्नेट द्वारा। इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, उसका एक प्रोटोटाइप होता है फीमेल के अंदर, पहले से ही फीमेल के अंदर ही होता है, वो आपका न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात उन्होंने की थी। इसके बाद एक बहुत ज़्यादा आता है आपकी एक थ्योरी है आपकी पेनजेनेसिस थ्योरी। ये दी गई थी डार्विन द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डार्विन द्वारा दी गई थी। इन्होंने भी एक टर्म दिया था पेंजेनिस, ओके, या इसे जेम्यूल्स भी कह देते हैं, ठीक है, जेम्यूल्स भी कह देते हैं। ये वर्ड दिया था डार्विन ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जर्मप्लाज्म थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जर्मप्लाज्म थ्योरी। ये दी गई थी बिजमान द्वारा, ठीक है। एक थ्योरी और है, थ्योरी ऑफ इपिजेनेसिस। ये दी गई थी KW वॉल्फ द्वारा, ठीक है, दी गई थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के या टिश्यू होते हैं, उनका डेवलपमेंट क्या होता है? एक वाइटल फोर्स होती है, उसके द्वारा होता है, ठीक है ना। ये कहा उन्होंने। तो हमने ये किसकी बात कर ली? प्री मेंडेलियन थ्योरी की। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की इतने इंपॉर्टेंट नहीं अधिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंडल्स की।
ये सारी थ्योरी जो थी ये बताने के लिए थी कि किसी इंडिविजुअल का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो अच्छा जी, अब बात करते हैं हम मेंडल की, ठीक है। तो टॉपिक डाल देते हैं आपका ग्रीगर जॉन, आपका जॉन मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। शॉर्ट में क्या कह देते हैं, जी मेंडल के नाम से शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, इनकी जो उम्र 1822 में से लेकर के 1844 तक आपके ये 62 एज तक रहे, 62 एज में इनकी डेथ हुई, ठीक है। हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 22 जुलाई 1822 इनका बर्थ जो हुआ था, एक विलेज था, विलेज का नाम लिख दे रहा हूँ मैं आपको, सिलीसियन विलेज है, जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में। ये पहले क्वेश्चन आया करते थे बहुत, अब इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मंक का भी काम किया, पादरी का भी काम किया ब्रून में, ठीक है। इतनी हिस्ट्री नहीं बता रहा मैं, टीचर का भी काम किया। और 1851 में से लेकर के आपका 53 तक इन्होंने आपका स्टडी की थी। किसकी की थी, मैथ फिजिक्स की, ओके। स्टडी की किसमें, इन वियना में, वियना यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ओके। इसके बाद 1856 में इंटरेस्ट आया था इन्हें, किसमें इंटरेस्ट आया था, आपका इन ब्रीडिंग ऑफ पायसमकरान, जो मटर है गार्डन पी, ठीक है, उसमें ब्रीडिंग में इनको इंटरेस्ट आया, ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम, इन्होंने क्या किया, 1857 से लेकर के आपके 59 तक क्या किया इन्होंने क्या किया, कुछ सेलेक्ट किए थे प्लांट, सेलेक्ट द प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ पी, ठीक है। फिर 1859 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कब तक, 64 तक, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किए किस पे, मटर पर, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ब्रीडिंग, ठीक। फिर इन्होंने 1866 में पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। आपका पेपर था, पेपर का जो टाइटल है वो लिखा जाता है आपका एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ओके। ये प्लांट था और कहाँ पब्लिश किया था, पब्लिश्ड इन फोर्थ वॉल्यूम था। फोर्थ वॉल्यूम किसका था, आपका प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल साइंस और सोसाइटी ऑफ ब्रून, ओके। ब्रून के अंदर ये आपकी एक सोसाइटी है, ये इसके फोर्थ वॉल्यूम में इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश किया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 2 लॉ दिए थे, ठीक है। कौन से 2 लॉ फॉरवर्ड किए थे, एक लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा से दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, ठीक है। ये इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री दी थी। फिर इनके लगभग 35 ईयर ओल्ड बाद, ठीक है ना, 35 ईयर के बाद 1900 में आपके 3 साइटी ने रीडिस्कवरी की थी इनकी, तो वो कहलाते हैं रीडिस्कवर्ड
द मेंडल्स लॉ वाई, किनके द्वारा, 3 साइंटिस्ट हैं, उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है। एक है आपके ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। दूसरे हैं आपके शेरमार्क ईवी, आपका शेरमार्क, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रिया के, और ये आपके हॉलैंड के हैं। एक साइंटिस्ट और हैं आपके कॉरेंस, कॉरेंस, ठीक है, सी कॉरेंस कहलाते हैं, और ये आपके हैं आपके जर्मनी के, जिसमें से कॉरेंस ने सबसे ज़्यादा वर्क किया था। और इनकी मेहनत से क्या हुआ था, एक नया नियम लागू हुआ था, नया नियम बनाया था उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कॉरेंस के द्वारा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। तो बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। कुछ हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक वर्ड है जीन। जीन क्या है, देखिए, जैसे एक डीएनए है आपका, बाद में पढ़ाएंगे, इसका कोई सेगमेंट, छोटा से छोटा सेगमेंट, जिसके द्वारा मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन होगा, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगा, कोई प्रोटीन यानी कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो जीन क्या है, किसी भी छोटे से छोटा सेगमेंट, ठीक है, जो नई कैरेक्टरफुल आता है, ठीक है, जिसे मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जीन जो टर्म दिया था, किसने दिया था, वो टर्म दिया था जॉनसन ने, ठीक है, आपके जॉनसन ने, और भी वर्ड दिए थे, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम एलिल, एलिल या एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ, ये क्या है, देखिए, जैसे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए। ये आपका डीएनए है, यदि हम डीएनए को न्यूक्लियोसोम के ऊपर फोल्ड कर दें, किसके ऊपर, न्यूक्लियोसोम के ऊपर फोल्ड कर दें, ठीक, इस प्रकार, और न्यूक्लियोसोम को बार बार फोल्ड करें तो एक स्ट्रक्चर बनेगी, क्या बनेगी, क्रोमोसोम। पहले सोलेनोइड बनेगी, वो हम बाद में बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है, ये क्या आपका क्रोमोसोम, क्या है, हम इसको क्रोमोसोम समझ लें, ओके। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं डीएनए होगा, ठीक। तो एल क्या है, कोई भी जो जीन का टुकड़ा है, डीएनए का जो टुकड़ा है जीन, यदि 2 क्रोमोसोम के जोड़े में बात करें तो उसी जीन के दो पार्ट्स हो जाएंगे, 2 रूप हो जाएंगे। एक रूप होगा इस क्रोमोसोम पर और दूसरा रूप होगा इस क्रोमोसोम पर। एक आता है माता से, पिता से, और एक आता है माता से, संतानों के अंदर, ठीक है ना। एक आता है स्पर्म के द्वारा, और उसी का दूसरा जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है सेट, वो आता है माता के द्वारा। तो दोनों पर एक एक जीन का टुकड़े होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिल। एक एलिल 2 एलिल, यानी 1 क्रोमोसोम पर 1 एलिल, 2 क्रोमोसोम पर 2 एलिल, 3 पर होंगे तो 3 एलिल, ज़्यादा एलिल हो जाएंगे तो मल्टीपल एलिल वर्ड बोलेंगे, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। एलिल मीन्स जीन का सेगमेंट ही है, लेकिन जोड़े में बात करते हैं तो यहाँ हम उसे क्या कहते हैं, एलिल, ठीक है। ये कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। ये शब्द किसने दिया था, टर्म ये दिया था वैटसन ने। इस जीन को फैक्टर कहा था मेंडल ने, क्या कहा था, फैक्टर वाई मेंडल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जीन लोकस। जीन लोकस क्या है, देखिए, ऊपर से नीचे तक कोई एक निश्चित आपकी डिस्टेंस है। इस जीन की जो डिस्टेंस है टिप से एक निश्चित दूरी पर है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ कोई जीन की बात करूँ तो उसकी एक डिस्टेंस एक निश्चित लोकस पर है, लोकेशन। तो जितनी दूरी यहाँ पर जीन की है, इसी जीन के डुप्लीकेट एलिल है, उसकी भी पोजीशन करेक्ट इतनी ही दूरी पर होगी। यानी दोनों एलिल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर दूरी पर ही होंगे, यानी जीन की पोजीशन निश्चित रहती है, ठीक है ना। उसे कहते हैं जीन लोकस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हजारों जीन हो सकते हैं, तो हर जीन की लोकस एक निश्चित जगह पर होगी, तो उसे कहेंगे जीन लोकस, ठीक है। अब कहते हैं होमोजाइगस
और हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। इससे पहले बात कर लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए डोमिनेंट क्या है, यदि हम कहें कि एक जीन के दो एलील हैं, एक पिता से आता है और एक माता से आता है, तो जो करैक्टर प्रकट होगा वो कहलाएगा डोमिनेंट करैक्टर। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट करैक्टर। ठीक है, हमने कैपिटल में शो कर दिया। और जो प्रकट नहीं होगा, जो सुप्रेस हो जाएगा, वो कहलाएगा रिसेसिव करैक्टर। ठीक है, तो इसकी दो संभावना है, या तो दोनों पिता से आने वाला डोमिनेंट करैक्टर, माता से आने वाला भी डोमिनेंट करैक्टर होगा, तो दोनों करैक्टर सेम है तो होमोजाइगस कहलाएगा। ठीक है, एक क्रोमोसोम पर क्या है? कैपिटल टी। ठीक है, दूसरे पर क्या है? कैपिटल टी। यानी ये कंडीशन हो गई होमोजाइगस की। होमो मीन समान। इसी प्रकार हो सकते हैं दोनों पर स्मॉल टी भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो होमोजाइगस समान, स्मॉल टी या कैपिटल टी, तो होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रो में क्या होगा? हेट्रो में ये होगा, एक पे कैपिटल टी तो दूसरे पर, एक पे डोमिनेंट तो एक पे रिसेसिव, यानी अपोजिट। ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे हेट्रोजाइगस। क्या कहलाएंगे? हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर। इसके बाद करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो। जो पीढ़ी पैदा होती है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेशियो क्या है ये पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों ही टॉल हैं। कैसे हैं? लॉन्ग हैं। लेकिन ये कैसा है? डॉर्फ, बोना। ठीक है ना, ये कैसा है? डॉर्फ। तो यहाँ देखें आप, तो कैपिटल टी यदि हम इसको 1:1 रखें तो देखेंगे तो जीन में ये 1:1 रेशियो आ रहा। क्या आ रहा? 1:1। लेकिन फिनोटाइप में देखें ये 3 टॉल हैं और 1 डॉर्फ है, तो जी फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3। यानी फिनो को मुझे मान लीजिए आप समझने के लिए फेस देखें हम कि लंबा है या बौना है। ठीक है ना, टॉल है या डॉर्फ है, केवल फेस से। लेकिन यदि हम ये देखते हैं कि वो जीन्स में डिफरेंस है तो जीनोटाइपिक रेशियो में आएगा, क्योंकि कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी है तो दोनों टॉल, लेकिन जीन्स में डिफरेंट हैं। इसलिए यहाँ बात करेंगे हम जीन्स की। जीन में डिफरेंट है तो जीनोटाइपिक रेशियो, और शकल सूरत फेस में देखेंगे तो टॉल ऊपर से नजर आता है। ठीक है ना, 3 टॉल 1 डॉर्फ। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी। और क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या है कि दो अलग अलग वेराइटी जो वेराइटीज़ हैं करैक्टर्स की हैं, उस करैक्टर को एक में लाना। यानी हम क्या करेंगे? दो अलग अलग करैक्टर्स वाले के बीच क्रॉस कराएंगे, जिससे कि दोनों के करैक्टर एक पीढ़ी में आए। ठीक है ना, इसे कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जिससे क्या है? एक हाइब्रिड बनेगी। क्या बनेगी? हाइब्रिड, जिसमें जीन्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है ना, नए प्रकार के जीन्स उस जाति में आएंगे जिसमें नहीं थे। ये कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, इसमें क्या है? यदि हम एक करैक्टर पर ध्यान देंगे, केवल एक करैक्टर पर ध्यान दें कि हम हाइट को देखें केवल, और कोई करैक्टर ना देखें, तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, यानी वो हाइब्रिड जो बनेगा वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड। यदि दो करैक्टर पर ध्यान दें एक साथ तो कहलाएगा डाई हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो हाइब्रिड क्या होगा? डाई हाइब्रिड होगा। दो करैक्टर पर ध्यान दिया हमने, सोचा कि हाइट के साथ साथ हम उसका कलर की बात करें। ठीक है ना, तो ऐसी बात हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैकक्रॉस। बैकक्रॉस क्या होता है कि जो पीढ़ी होती है उसका क्रॉस पेरेंट से कराते हैं। जो पीढ़ी होती है उसका क्रॉस पेरेंट से कराते हैं, वो बैकक्रॉस कहलाता है। ठीक है ना, टेस्ट क्रॉस। जो पीढ़ी होती है F1 जनरेशन जो होती है उसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। किससे करते हैं? रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है ना, तो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। और यदि हम उस पीढ़ी का डोमिनेंट से करा दें या किसी से भी करा दें वो कहलाएगा बैकक्रॉस। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में ये है कि एक बार हमने जिसको हमने फीमेल की तरह मेल की तरह यूज किया और क्रॉस कराया दूसरी फीमेल से, तो अगले प्रैक्टिकल में, अगले एक्सपेरिमेंट में जिसको हमने इस बार मेल लिया था, अगली बार उसको हम क्या लेंगे? फीमेल। और जिसको हमने फीमेल लिया था उसको क्या लेंगे? मेल। यानी एक बार हमने इसके पॉलन ग्रेन लिए थे तो इसका हमने ओवम लिया था, ओवरी। अगली बार करेंगे इसका तो हम ओवम लेंगे और उसके पॉलन ग्रेन लेंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस, पलट देना। ठीक है ना, मेल को फीमेल बनाना और फीमेल को मेल बनाना। ठीक है, ये आपका हो गया टर्मिनोलॉजी। छोटी सी टर्मिनोलॉजी बताइए अभी, क्योंकि जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे या आके स्टडी करेंगे तो ये सभी चीज़ आएंगे आगे। ठीक है,
ठीक है, तो हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे रीजन ऑफ मेंटल सक्सेस की, ठीक है ना। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे सभी फ्रेंड्स को इसका लाभ मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू।